हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी ये क्लास रहती है हिंदी की, और हिंदी हम लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही पेपर के लिए अपनी इस क्लास में हिंदी कवर कर लेते हैं। और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त माह में होने वाला है। उसी एग्ज़ाम से संबंधित हम लोग अपने 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लगातार इस क्लास में आपको बने रहना है और अंतिम क्वेश्चन तक बने रहना है। लास्ट में बता करके जाना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। इसके पहले के 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से नया जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको ये क्लासें मिल पाएंगी। और जिनको साथी मित्र जितने भी आपके हैं जिनको सीटेट का एग्जाम देना है उनको ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की प्रणाली, समवाय की प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली या फिर आगमन और निगमन प्रणाली। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, आगमन निगमन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव घोतक की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 5 या फिर 8। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं, आपके पिछले जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें, और आगे भी बनने की संभावना रखते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लिखा है, प्रश्न पत्र में आवश्यक है। पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या, जबकि दूसरा ऑप्शन है बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना। तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना, जबकि चौथा ऑप्शन है सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपको बताना है प्रश्न पत्र में आवश्यक है, क्या आवश्यक है आपको ये बताना है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए बी सी की, तो ये तीनों ही प्रश्न पत्र में होने चाहिए, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सभी प्रकार के प्रश्नों का होना क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के प्रश्नों का होना प्रश्न पत्र में आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन लिखा है, मूल्यांकन की विशेषता है। आपको बताना है कि मूल्यांकन की विशेषता इनमें से क्या होने वाली है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु पर अधिभार, जबकि दूसरा ऑप्शन है बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना। तीसरा ऑप्शन है प्रश्नों का कठिन स्तर, जबकि चौथा ऑप्शन है अत्यधिक सख्ती से उत्तर जांचना। तो मूल्यांकन की जो विशेषता है वो आपकी होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? क्या प्रश्नों के उत्तर लिखना है, संवाद अदायगी है, परिचर्या करना है या फिर घटना वर्णन करना है? तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है सुंदर लेखन का अभ्यास करना, दूसरा ऑप्शन है मानक वर्तनी का प्रयोग करना, जबकि तीसरा ऑप्शन है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्त करना, और चौथा ऑप्शन है दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिखा है, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा ऑप्शन है समस्त गद्य विधाओं का ज्ञान देना, जबकि तीसरा ऑप्शन है भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, और जबकि चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लिखा है, ग्रहात्मक क्वेश्चनों में शामिल है। ग्रहात्मक क्वेश्चनों में इनमें से क्या शामिल है? सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, सुनना और पढ़ना या फिर पढ़ना और लिखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्या हो जाएगा? गद्यात्मक कौशल में शामिल है सुनना और बोलना। अगला क्वेश्चन है मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। क्या ऑप्शन नंबर ए आपके लिए जो है सही रहने वाला है? भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, या फिर बी दूसरे को प्रभावित करने का सरल तरीका है? सी ऑप्शन कह रहा है भाषा को अलंकृत करता है, जबकि डी ऑप्शन में लिखा है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। तो जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है भाषा अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? तो उच्च प्राथमिक के बारे में पूछा गया, यानी 6 से 8 तक के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना। जबकि तीसरा ऑप्शन है व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना। जबकि चौथा ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना जो है बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ पढ़कर बच्चों के प्रश्न बनवाने से। पहला ऑप्शन है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। जबकि चौथा ऑप्शन है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इनमें से क्या होता है आपको ये बताना था। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करे। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे। चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। तो भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है कि जो 6 से 8 तक की क्लासें होती हैं उनमें कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है इनमें से? क्या भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना, या फिर शब्द किस प्रकार संदर्भ में आते हैं इससे परिचय कराना। तीसरा लिखा है कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना। चौथा ऑप्शन है हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहला ऑप्शन है आलिया को कोई बीमारी है, उसका इलाज कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए। तीसरा ऑप्शन है आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। जबकि चौथा ऑप्शन है आलिया को कुछ न कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। अगला और अंतिम क्वेश्चन है एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जो एकांकी होती है उनको पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहने वाला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका के अंतर्गत। पहला ऑप्शन है बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। उसके बाद है एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएँ और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। जबकि तीसरा ऑप्शन है शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं। जबकि चौथा ऑप्शन है शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे सुने। तो एकांकी पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है इनमें से हो जाएगा कि बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने 15 में से 10 से 12 या 13 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी जा रही है। और हिंदी आपको पता है कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं 30 में से 27-28 तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं और आप सीटेट पास हो जाते हैं। और हिंदी आप
15 से 17 क्वेश्चन लाते हैं तो फिर बड़ा ही मुश्किल है सीटेट पास करना। इसीलिए हिंदी की आपको क्लास नियमित रूप से लेनी है। और सेकंड पेपर में अगर आपके पास सामाजिक विज्ञान है तो यहीं पर आपकी क्लासेस चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जितनी क्लासें हो चुकी हैं 4 से 5 उनको जरूर देखिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।